अर्जुन ने विधायक भवानी शंकर के घर के आगे पूरा हंगामा मचा दिया था। उन सभी 20 गुंडों को लगातार 50 सेकंड में ही मार गिराया। अब उनका जो लीडर था वो उसके सामने खड़ा खड़ा कांप रहा था। अब क्या करेगा वो देखेंगे आज के एपिसोड में। दोस्तों, आज के एपिसोड नंबर 18 में आपका हार्दिक स्वागत है। आपको अगर कहानी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दिया करो। आप लोग 1000 लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक करते हैं सिर्फ 25। तो ऐसे मत करो भाई। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है लाइक तो कर दिया करो कम से कम। चलिए शुरू करते हैं कहानी। अर्जुन ने लीडर की आंखों में अपनी वो मौत जैसी नजर डालकर कहा, तुझे मारने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन तू जिंदा सिर्फ इसलिए रहेगा ताकि तू अपने उस विधायक भवानी शंकर को मेरा एक पैगाम दे सके। आगे से लीडर ने तड़प कर हाँ में सिर हिलाया। तभी अर्जुन ने अपनी पकड़ थोड़ी ढीली की और ताकि वो सांस ले सके उसने अपने दांत खींच कर कहा, जाकर कहना अपने मालिक से कि जिस शेर के पिंजरे को उसने बंद करने की कोशिश की, उस शेर का असली भाई बब्बर शेर नासिक में आ चुका है। अपने विधायक से कहना कि आज रात की शादी में अपनी तैयारियां पूरी रखे, क्योंकि आज रात उस फार्म हाउस पर बारात नहीं मौत आएगी। और अगर कपिल को एक भी खरोंच आई तो मैं भवानी शंकर का सिर काटकर नासिक के चौराहे पर टांग दूंगा। अर्जुन की आवाज में एक ऐसा जहर था जो लीडर के रूह में उतर गया। उसके बाद अर्जुन ने उस लीडर को झटके में जमीन पर फेंक दिया। लीडर खांस कर अपनी जान बचाकर वहां से पागलों की तरफ भागा। तभी अर्जुन ने अपनी जैकेट बोनेट से उठाई और उसे पहन लिया। वहान और समीर की तरफ मुड़ा जो अभी सदमे में बुत बने खड़े थे। उसने कहा, चलो अब हमें यहाँ रुकने की जरूरत नहीं, हमें तुरंत निकलना होगा। तभी आगे से आहान ने कांपती आवाज में पूछा, भाई भाई तूने ये सब कैसे किया? आगे से अर्जुन ने ओड़े का दरवाजा खोल कर कहा, वक्त आने पर सब बताऊंगा आहान, अभी हमारे पास वक्त कम है। हमें नासिक में ही रुकना होगा और मुझे जगदीश की जरूरत पड़ेगी। आज रात भवानी शंकर के उस फार्म हाउस को हमें शमशान बनाना होगा। हमें कपिल को जिंदा वापस लाना है। उसकी ये बात सुनते ही समीर और आहान दोनों तुरंत एक्टिव हो गए। उसके तीनों दोस्त ओडी में बैठे। समीर ड्राइविंग सीट पर था और आहान उसके बगल में नेविगेट सीट पर। अर्जुन पीछे वाली सीट पर था। समीर के हाथ स्टीयरिंग व्हील पर हल्के हल्के कांपने लगे थे। उसने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। इग्निशन बटन दबा दिया और ओडी का ताकतवर इंजन गुर्राया। समीर ने गियर शिफ्ट किया और गाड़ी को नासिक की सड़कों पर आगे बढ़ा दिया। शहर का ये इलाका थोड़ा सुनसान था। दोपहर का समय होने के बावजूद भवानी शंकर के खौफ की वजह से सड़कों पर ज्यादा भीड़ नहीं थी। उनकी गाड़ी एक बड़े से चौराहे की तरफ बढ़ रही थी। तभी हवा को चीरती हुई एक बड़ी तेज और जानलेवा आवाज आई, धड़ाम। इससे पहले कि समीर ब्रेक लगा पाता, अर्जुन को समझ पाता, एक तेज रफ्तार गोली पीछे वाले शीशे को चकनाचूर करती हुई सीधा कार के अंदर घुस गई। कांच के अनगिनत टुकड़े हवा में बिखर गए। वो गोली अर्जुन के दाहिने कान से महज कुछ मिलीमीटर के फासले को छूकर आगे की विंडशील्ड में जाकर धंस गई। अर्जुन पूरी आवाज के साथ चिल्लाकर बोला, अरे नीचे झुको। ये कहकर वो खुद भी तुरंत सीट के नीचे ड्राइव कर रहा था और आहान और समीर भी डर के मारे अपने सीटों पर सिकुड़ गए। अभी वो लोग इस अचानक हुए हमले को संभाल भी नहीं पाए थे। तभी धड़ाम, गाड़ी की ट्रक से कोई भारी चीज से आकर टकराई। ऐसा लगा जैसे कोई इंसान दौड़ता हुआ आया और सीधा उस उनकी गाड़ी पर गिर गया हो। आहान ने घबरा कर चीख कर कहा, ये क्या था? वहीं अर्जुन ने अपनी तुरंत पोजीशन बदली। उसने टूटे हुए शीशे से पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखें फटी रह गई। उसका खून एक पल के लिए बर्फ की तरह जम गया। गाड़ी के पीछे सड़क पर एक लड़का गिरा पड़ा था। उसके कपड़े पूरी तरह फट चुके थे और उसका पूरा शरीर धूल मिट्टी ताजे खून से लथपथ था। उसके पीछे से गोलियों की दनादन की आवाजें आ रही थी। कुछ गुंडे हाथों में पिस्तौल लिए उसी की तरफ दौड़ते आ रहे थे और लगातार फायरिंग कर रहे थे। वो लड़का दर्द से कराहता हुआ ओडे के बम्पर के सराहने उठने की कोशिश कर रहा था। तभी अर्जुन ने उसको पहचान कर कहा, कपिल। अर्जुन के मुंह से दोस्त का नाम सुनकर एक चीख निकली। ये अजनबी कोई और नहीं था, वो उनका जिगरी दोस्त कपिल था। कपिल के बाएं कंधे से खून का फवारा फूट पड़ा। उसे गोली लग गई थी। अर्जुन का दिमाग अब सोचना बंद कर चुका था। उसकी ट्रेनिंग हावी हो चुकी थी। बिना अपनी जान की परवाह किए बिना वो ये सोच के पीछे की अंधाधुंध गोलियां चल रही है। अर्जुन ने बिजली की फुर्ती से गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर सड़क पर कूद गया। ये देखते ही समीर ने अंदर से चिल्लाकर कहा, अर्जुन भाई पागल हो क्या? गोलियां चल रही हैं बाहर। तड़ातड़ तड़ातड़। तभी दो गोलियां ओड़ी के दरवाजे पर आकर लगी, लेकिन अर्जुन नहीं रुका। वो दौड़कर पीछे
चला गया और उसने देखा कि कपिल की आंखें पलट रही है, उसका शरीर जवाब दे रहा था। तभी अर्जुन ने जोर से कपिल का कॉलर पकड़ा और कहा, कपिल मेरे भाई आंख खोल। उसकी आवाज सुनते ही कपिल ने आंखें खोली और उसकी तरफ देखा। अर्जुन को देखते ही उसके खून से सने होठों पर एक फीकी सी दर्द भरी मुस्कान आ गई। उसने धीरे से फुसफुसा कर कहा, अर्जुन। तभी आगे से अर्जुन ने उसको समझा कर कहा, हाँ भाई मैं आ गया हूं, अब तुझे कुछ नहीं होगा। ये कहकर अर्जुन ने पूरी ताकत लगाई, कपिल के शरीर को अपने कंधों के सहारे उठा लिया। पीछे से गुंडे करीब आ रहे थे। तभी एक गोली अर्जुन के पैरों के पास आकर सड़क पर लगी, जिससे चिंगारी उठ गई। अर्जुन ने कपिल को घसीटकर गाड़ी के पीछे वाले दरवाजे पर लाया और उसे अंदर सीट पर धकेल दिया। फिर वो खुद भी ड्राइव करके गाड़ी के अंदर घुसा और जोर से दरवाजा बंद कर लिया। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत से दहाड़ कर कहा, समीर गाड़ी भगा जल्दी। समीर जो कपिल की इस खौफनाक हालत और खून को देखकर गहरे सदमे में जा चुका था, अर्जुन की उस दहाड़ से अचानक होश में आ गया। समीर ने एक्सीलेटर को पूरी ताकत से जमीन में धंसा दिया। ऑडी के टायरों ने सड़क को चीर कर निशान छोड़े और गाड़ी एक गोले की तरह आगे की तरह छलांग लगा गई। पीछे दौड़ रहे गुंडों की गाड़ियां अब भी उनका पीछा करने लगी थी, लेकिन समीर ने अपनी ओडी को नासिक के संकरे टेढ़े मेढ़े रास्तों पर इतनी रफ्तार और महारत से मोड़ा कि गुंडों की गाड़ियां पीछे ही छूट गई। गाड़ी के अंदर का नजारा किसी डरावने सपने जैसा था। पीछे के सेठ कपिल से खून से लाल हो चुके थे। अर्जुन ने अपनी जैकेट उतारी और उसके कपिल के कंधे पर पूरी ताकत से दबा दिया, जहां से गोलियों का घाव था, ताकि खून का बहना रोका जा सके। इसके बाद उसने समीर को ऑर्डर देकर कहा, समीर गाड़ी किसी हॉस्पिटल में ले चल, जल्दी कर, इसका खून बहुत बह चुका है। अर्जुन के हाथों में कपिल का गर्म खून लग रहा था। वहीं उसकी बात सुनते ही अहान जो आगे बैठा था, उसके हाथ भी कांपने लगे थे। लेकिन उसने हिम्मत बांधी और तुरंत गाड़ी के डैशबोर्ड पर लगे नेविगेटर को चालू कर दिया। अहान ने चिल्लाकर कहा, समीर सीधा ले ले, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर एक प्राइवेट हॉस्पिटल दिख रहा है, मैं तुझे रास्ता बता रहा हूँ। समीर भी नेविगेट को फॉलो करके गाड़ी को 120 की स्पीड पर भगाने लगा। गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ दौड़ रही थी। अर्जुन लगातार कपिल से बात कर रहा था ताकि वो होश में आ रहे और बेहोश न हो। अर्जुन ने कपिल का गाल थपथपा कर कहा, कपिल मेरे साथ रह भाई, आंखें बंद मत कर, हम बस हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। तभी कपिल ने अपना सही वाला हाथ उठाया और अर्जुन की शर्ट को कसकर पकड़ लिया। कपिल बुरी तरह से हाँफ रहा था। उसके चेहरे का रंग पीला पड़ चुका था। पसीने की बूंदें उसके माथे पर चमकने लगी थी। कपिल ने अपनी कांपती और टूटती आवाज में कहा, भाई। अर्जुन ने अपना कान उसके मुंह के पास ले जाकर कहा, हाँ कपिल बोल, मैं सुन रहा हूं। आगे से कपिल ने बहुत मुश्किल से सांस लेकर कहा, तुम लोगों को कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। अर्जुन गाड़ी गाड़ी रोक लो। उसकी बात सुनकर अर्जुन ने घबरा कर कहा, क्या बकवास कर रहा है तू, तेरा खून बह रहा है, तुझे गोली लगी है। तभी कपिल ने हल्के से कहा, मेरे मेरे भाई बात सुन, यहाँ के किसी हॉस्पिटल में मत जाना, यहाँ का कोई भी डॉक्टर मेरा मेरा इलाज नहीं करेगा। अर्जुन। कपिल की आंखों में एक अजीब सी निराशा और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। आगे से अर्जुन ने उसको चुप करवा कर कहा, क्यों नहीं करेगा, हम उसे पैसे से खरीद लेंगे, मैं पूरा हॉस्पिटल खरीद लूंगा। अर्जुन का अर्जुन अग्निहोत्री वाला गरूर जाग उठा था। कपिल ने एक दर्दनाक भरी खांसी के साथ कहा, पैसे काम नहीं आते भाई, यहाँ यहाँ सिर्फ भवानी शंकर का सिक्का चलता है। पूरे नासिक में वो भगवान है, पुलिस डॉक्टर नेता सब उसके टुकड़ों पर पलते हैं। अगर हम किसी भी हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टर इलाज करने से पहले भवानी शंकर को फोन करेगा और वो लोग हमें वहीं हॉस्पिटल के बेड पर जिंदा मार डालेंगे। उसके खिलाफ जाकर कोई हमारी मदद नहीं करेगा भाई। कपिल की आवाज में जो निराशा और खौफ था, उसने आहान और समीर के रोंगटे खड़े कर दिए। भवानी शंकर का आतंक इस शहर में एक कैंसर की तरह फैला हुआ था, लेकिन अर्जुन के लिए दुनिया के कोई भी बाहुबली उसके दोस्त की जान से बढ़कर नहीं था। अर्जुन ने कठोर लेकिन प्यार भरे लहजे में उसे डांट कर कहा, अपनी बकवास बंद कर कपिल, तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है और वो तुम्हें मिलेगा। वो भवानी शंकर नासिक का भगवान होगा, लेकिन तेरा भाई अर्जुन उस भगवान का बाप है। तू बस ये बता कि तू यहाँ कैसे पहुंचा, तू उनके चंगुल से आजाद कैसे हुआ और तेरी हालात कैसे हुई। कपिल ने अर्जुन के इस कठोर लेकिन अपनेपन भरे लहजे को सुना। ये वही अर्जुन था जो हमेशा उसे सही रास्ता दिखाता था। अर्जुन की इस डांट में जो प्यार और अपनापन छुआ था, वो कपिल को इस दर्द के बीच एक अलग सा सुकून दे रहा था।
कपिल ने अर्जुन के हाथ पर अपना खून से सना हाथ रखा। कपिल ने एक फीकी हंसी हंसकर अर्जुन को पुरानी गाली देकर कहा, बताता हूँ साले, लेकिन लेकिन तुम लोग यहाँ इस मौत के मुंह में क्यों आए हो बेवकूफो? वो लोग तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे अर्जुन। वो बहुत बहुत खतरनाक लोग हैं। अर्जुन ने उसकी बात को बीच में ही काट दिया। अर्जुन ने फिर से उसे डांट कर कहा, मैंने कहा ना कपिल, अपनी बकवास बंद कर। मैंने तुम्हें फालतू की राय नहीं मांग रहा। मैं पूछ रहा हूं जो उसका जवाब दे। ये सब कैसे शुरू हुआ? उसकी बात सुनकर कपिल ने अपनी आंखें बंद की। दर्द की लहरों के बीच उसे अपनी पुरानी यादों को समेटा। कल शाम के वो खौफनाक दास्तां सुनाना शुरू करके बोला, सुनो भाई, कल शाम को जब हमारी कॉलेज में क्लास खत्म हुई तो निहारिका का मुझे मैसेज आया था। वो कह रही थी कि मुझसे बहुत जरूरी बात करना चाहती है। वो मुंबई ही आई हुई थी। मैं उससे मिलने के लिए तुरंत निकल गया। कपिल की आवाज अब थोड़ी स्थिर हो रही थी, लेकिन सांसें तेज थी। वहीं आहन और समीर आगे बैठे सब सुन रहे थे। तभी कपिल ने भारी आवाज में कहा, लेकिन मुझे और निहारिका को ये नहीं पता था कि उसके चाचा भवानी शंकर के आदमी पहले से उस पर नजर रखे हुए थे। वो साय की तरह उसके पीछे लगे थे। जैसे ही मैं निहारिका से मल्हार के उस सुनसान खंडर के पास मिला, जहां हम अक्सर मिला करते थे, हम लोग बात कर ही रहे थे, निहारिका का पैर एक लोहे के सरिये से टकरा गया। अर्जुन को तुरंत मेडिकल स्टोर वाला बूढ़ा याद आ गया, जिसने बताया कि कपिल फर्स्ट एड किट लेने आया था। तभी कपिल ने उसी बात पर आकर कहा, उस हल्की सी ठोकर के कारण निहारिका के पैर में गहरी चोट लग गई। खून बहने लगा, जिसे देखकर मैं घबरा गया। मैंने उसे वहीं खंडर की सीढ़ियों पर बैठाया और दौड़कर पास के एक मेडिकल स्टोर पर चला गया, ताकि उसके लिए फर्स्ट एड किट और बैंडेज ला सकूं। तभी अर्जुन ने कपिल के घाव पर दवा बनाकर पूछा, फिर क्या हुआ? कपिल ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, मैं जैसे ही फर्स्ट एड किट लेकर वापस उस सुनसान खंडर में पहुंचा जहां निहारिका मेरा इंतजार कर रही थी, वहां नजारा बदल चुका था भाई। उसके बारे में याद करते ही कपिल की आंखों में खौफनाक मंजर तैरने लगा। उसने आगे कहा, भवानी शंकर के 10-15 गुंडों ने मुझे और निहारिका को चारों तरफ से घेर लिया। उन्होंने निहारिका के बाल पकड़े थे। ये सब देखकर मैं गुस्से से पागल हो गया अर्जुन। मैं निहत्था उन पर टूट पड़ा। मैंने 2-3 को मारा भी, लेकिन लेकिन वो बहुत सारे थे। उन्होंने मुझे लोहे की रोड से पीटा और हम दोनों को घसीट कर अपनी गाड़ी में भर लिया। वो हमें किडनैप करके सीधा नासिक ले आए। अपनी बात पूरी करते ही कपिल का गला सूख रहा था। तभी अर्जुन ने गाड़ी में रखा पानी की बोतल कपिल के होठों से लगा दी। पानी पीने के बाद कपिल ने अपनी बात जारी रखी। उसने हाँफ कर कहा, वो लोग मुझे मार देना चाहते थे भाई, लेकिन उन्होंने मुझे यहाँ गोदाम के तहखाने में बांध कर रख दिया। मैं कल रात से वहीं था। मुझे वहां उन गुंडों की बातें सुनने को मिली। अर्जुन, मामला सिर्फ मेरी और निहारिका की मोहब्बत का नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी और घिनौनी पॉलिटिक्स कंस्पिरेसी है। उसकी बात सुनते ही अर्जुन ने अपनी भौहें सिकोड़ कर पूछा, कैसे कंस्पिरेसी कपिल? आगे से कपिल ने कड़वा सच उगल कर कहा, भवानी शंकर को इस बाहर के इलेक्शन में अपनी पार्टी से सीएम पद की टिकट चाहिए भाई, और वो टिकट उसे तभी मिल सकती है जब पार्टी का हाई कमांड उसके हक में हो। इसलिए अपनी कुर्सी और पावर की भूख मिटाने के लिए भवानी शंकर अपनी ही सगी भतीजी निहारिका का सौदा कर रहा है। उसकी बात सुनते ही आहन के आगे उसने पलट कर देखा और हैरानी से कहा, सौदा? वहीं कपिल की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने सिसक कर कहा, हाँ, वो निहारिका की जबरदस्ती शादी अपनी ही पार्टी के सबसे बड़े लीडर के बेटे से करवा रहा है। आज रात वो शादी होने वाली है। तभी समीर ने आगे पूछा, तो इसमें खौफ क्यों है? पॉलिटिक्स शादियां तो होती रहती हैं। कपिल ने रोकर उसकी बात का जवाब दिया, लेकिन ये कोई आम शादी नहीं है समीर। जिस आदमी से वो निहारिका शादी करवा रही है, वो एक इंसान नहीं, शैतान है। वो निहारिका से उम्र में 15 साल बड़ा है, और सबसे खौफनाक बात, उसकी पहले भी 2 बार शादियां हो चुकी है। उसकी बात सुनकर अर्जुन का माथा ठनक गया। उसने धीरे से कहा, 2 शादियां? आगे से कपिल ने अपने दांत भींचे और अपनी बात का जवाब देकर कहा, हाँ भाई, उसकी दोनों बीवियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो चुकी है। सबको पता है कि उस दरिंदे ने खुद अपनी बीवियों को मारा, लेकिन सत्ता की वजह से कानून उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। वो एक साइकोपैथ है भाई, और अब उसका अगला निशाना मेरी निहारिका है। वो उसे भी मार डालेगा। कपिल का पूरा शरीर कांपने लगा था। वहीं उसके इस खुलासे से गाड़ी में बैठे तीनों दोस्त के रोंगटे खड़े हो गए।
भवानी शंकर एक कुर्सी के लिए अपनी भतीजे को एक ऐसे राक्षस के हवाले कर रहा था जो औरतों की जान लेता था। तभी कपिल ने अर्जुन का हाथ अपने खून से सने हाथ में जकड़कर पागलों की तरह कहा, मैं निहारिका के साथ कुछ नहीं होने दे सकता अर्जुन। अगर वो राक्षस उसे छू भी गया तो मैं घुट घुट कर मर जाऊंगा। निहारिका ने मुझसे कहा था कि अगर हम दोनों अलग हो गए तो मैं वैसे ही जिंदा न रह पाऊंगा, और उसने कसम खाई है कि वो शादी वाले दिन ही मंडप पर बैठने से पहले ही जहर पी लेगी। वो शैतान के साथ जाने से बेहतर मरना पसंद करेगी। कपिल की आंखों में अपने प्यार के खोने की तड़प और उसे न बचा पाने का बेबसी साफ झलक रही थी। इसके बाद कपिल ने अपने भागने की कहानी बताकर कहा, जब मुझे पता चला कि आज रात ही शादी होने वाली है तो मैंने ठान लिया कि मैं यहाँ बंधा हुआ नहीं रहूंगा। मैं उसके लिए लड़ूंगा। जब वो गुंडे मेरे लिए खाना लाए तो मैंने अपनी जान पर खेलकर एक गुंडे की आंख में कांच का टुकड़ा घोंप दिया। मैंने उसकी पिस्तौल छीनी और उस गोदाम से भाग निकला। ये कहकर कपिल ने अपने घाव की तरफ देखा और आगे कहा, मैं बाहर आ गया था भाई, लेकिन मैं उन सारे गुंडों का मुकाबला नहीं कर पाया। उन्होंने मुझे पीछे से घेर लिया और उन्होंने मुझ पर गोलियां चला दी। मैं सड़क पर भाग रहा था। मुझे लगा कि आज मेरी मौत पक्की है, लेकिन फिर मैं तुम्हारी इस गाड़ी से टकरा गया। उसकी पूरी कहानी सुनने के बाद गाड़ी के अंदर एक भारी सन्नाटा छा गया। अहान और समीर की आंखों में कपिल के लिए आंसू थे। उनका दोस्त अपने प्यार के लिए मौत से लड़कर वापस आया था। लेकिन अर्जुन अर्जुन की आंखों में कोई आंसू नहीं थे। उनकी आंखों में अब एक बर्फीला तूफान था, जिसके सामने भवानी शंकर का पूरा साम्राज्य तिनके की तरह उड़ने वाला था। अर्जुन को पता चल चुका कि अब मामला सिर्फ कपिल को बचाने का नहीं, अब बात उस मासूम लड़की की जान बचाने की और एक ऐसे राक्षस को खत्म करने की है जिसने पहले भी दो औरतों की जान ली है। अर्जुन ने मन ही मन की खौफनाक कसम खाकर कहा, भवानी शंकर, तूने सत्ता के लालच में जो चिता जगाई, आज रात उसी चिता में तेरा खानदान चलेगा। ये सोचकर अर्जुन ने कपिल के सिर पर बहुत प्यार से हाथ फेर कर कहा, तूने बहुत बड़ी जंग लड़ी है मेरे भाई। तूने साबित कर दिया कि तेरी मोहब्बत सच्ची है। अब तू बस आराम कर, अब आगे की जंग तेरा भाई लड़ेगा। तभी कपिल ने कांप कर कहा, लेकिन भाई, मेरी गोली। कपिल दर्द से कराहने लगा। आगे से अर्जुन ने तुरंत उसको इच्छ से काट कर कहा, मैंने कहा ना, सब मुझ पर छोड़ दे। ये बात कहते ही अर्जुन ने तुरंत अपना फोन निकाला। उसे पता था कि कपिल की बात 100% सच है। अगर वो नासिक के किसी भी आम हॉस्पिटल में गया तो भवानी शंकर के गुंडे और पुलिस उसे वहीं घेर लेगी। उन्हें एक सुरक्षित और प्राइवेट मेडिकल सुविधा की जरूरत थी। अर्जुन ने सीधा जगदीश को कॉल लगाया। जैसे उधर से जगदीश ने फोन उठाया और अर्जुन ने उससे कहा, जगदीश जी, मुझे कपिल मिल गया, उसे गोली लगी है, उसका खून बहुत बह चुका है। अर्जुन की आवाज में घबराहट नहीं बल्कि एक बादशाह का ऑर्डर था। उसकी बात सुनते ही जगदीश ने घबरा कर कहा, हे भगवान, मैं अभी नासिक में बेस्ट हॉस्पिटल में अरेंजमेंट करवाता हूँ सर। लेकिन तभी अर्जुन ने कड़क आवाज में मना करके कहा, नहीं, नासिक में कोई हॉस्पिटल सेफ नहीं है जगदीश जी। पूरा सिस्टम भवानी शंकर के कंट्रोल में है। उसकी बात सुनते ही दूसरी तरफ से जगदीश ने पूछा, तो फिर हम क्या करें सर, बच्चे की जान खतरे में है। इधर से अर्जुन ने अपनी आंखों को सिकोड़कर एक ऐसा ऑर्डर दिया जिससे आहान और समीर के होश उड़ गए। उन्होंने ऑर्डर देकर कहा, मुंबई से अग्निहोत्री मेडिकल सिटी की हमारी पर्सनल फ्लाइंग आईसीयू चॉपर को इसी वक्त नासिक के लिए टेक ऑफ करवाओ। हमारे बेस्ट सर्जन की टीम उस चॉपर में होनी चाहिए। मैं आपको नासिक में आउटर की मौजूद एक खाली मैदान के लोकेशन भेज रहा हूँ। अगले 30 मिनट के अंदर मुझे वो चॉपर उस मैदान में खड़ा चाहिए। फोन के उस पार जगदीश ने 1 सेकंड की देरी नहीं की। उसने तुरंत जवाब देकर कहा, यस सर, चॉपर 2 मिनट में टेक ऑफ कर रहा है। वो 25 मिनट में आपके लोकेशन पर होगा। उसकी बात सुनते ही अर्जुन ने फोन काट दिया। समीर की तरफ देखते हुए उसने कहा, समीर, नेविगेट बंद कर दे। मैं तुझे जो लोकेशन भेज रहा हूँ, गाड़ी सीधा शहर के उस बाहर खुले मैदान की तरफ ले चल। हमें नासिक के किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं। मुंबई से मेरा पर्सनल हॉस्पिटल खुद उड़कर हमारे पास आ रहा है। हाँ, समीर और यहाँ तक कि कपिल, जो आधा बेहोश था, वो सब फटी हुई आंखों से अर्जुन को देख रही थी। फ्लाइंग आईसीयू चॉपर, पर्सनल हॉस्पिटल। अहान ने हकला कर कहा, अर्जुन, अर्जुन भाई, तू कौन है यार? तू कोई आम आदमी तो नहीं है। आगे से अर्जुन ने अपने दोस्तों की तरफ देखा। अब सच्चाई छुपाने का कोई मतलब नहीं था। अर्जुन ने बहुत ही ठंडे और खौफनाक लहजे में कहा, मैं वो हूं अहान, जिसके एक इशारे पर आज रात भवानी शंकर का वो पूरा एम्पायर राख के ढेर में बदल जाएगा। मैं अर्जुन अग्निहोत्री हूं।
ये नाम सुनते ही गाड़ी में बैठे तीनों दोस्त के दिलों की धड़कन रुक गई। हालांकि समीर को उसके अग्निहोत्री परिवार से रिलेशन के बारे में पता था, लेकिन फिर भी उसने ये नहीं सोचा था कि अर्जुन खुद एक अग्निहोत्री होगा। तभी अर्जुन ने अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाकर आगे कहा, आज रात उस फार्म हाउस पर बारात तो आएगी कपिल, लेकिन वो बारात उस शैतान लीडर के बेटे की नहीं। आज रात हम बारात लेकर जाएंगे, तेरी निहारिका को उसी मंडप से जिंदा वापस लाएंगे। उनकी गाड़ी अब शहर के बाहर उस खुले मैदान की तरफ तूफानी रफ्तार से दौड़ रही थी, जहां अग्निहोत्री एम्पायर का रेस्क्यू चॉपर उनका इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद समीर की गाड़ी नासिक शहर की हदों को पार करके आउटर इलाके में बहुत बड़े और सुनसान वीरान मैदान में आकर रुकी। यहाँ दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी, सिर्फ सूखी घास और धूल भरे बवंडर उड़ रहे थे। गाड़ी के रुकते ही अर्जुन झटके से बाहर निकला। उसने तुरंत पीछे का दरवाजा खोला। कपिल की हालात अब नाजुक हो चुकी थी। उसके शरीर में इतना खून बह चुका था कि उसकी सांसें अब उखड़ने लगी थी। उसका सिर पीछे की तरफ लुढ़क गया था, आंखें बंद हो चुकी थी। आहान रोकर कपिल के गाल थपथपा कर बोला, कपिल मेरे भाई आंखें खोल, तू हमें छोड़कर नहीं जा सकता यार, प्लीज कुछ तो बोल। समीर ने भी अपने दोनों हाथ सिर पर रख लिए। उसने घबरा कर कहा, भाई ये तो सांस भी नहीं ले रहा, चौपर कहाँ है अर्जुन, उसे आने में कितनी देर लगेगी। तभी अर्जुन ने अपनी घड़ी देखी। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन उसका अग्निहोत्री वाला विश्वास अभी भी टूटा नहीं था। अर्जुन ने आसमान की तरफ देखकर कहा, वो आ रहा है। तभी दूर से एक आसमान में तेज और भारी गड़गड़ाहट की आवाज आई। अहान और समीर ने हैरान से होकर आसमान की तरफ देखा। बादलों को चीरता हुआ एक बड़ा विशाल काले और लाल रंग का अगुस्ता वेस्टलैंड ट्विन इंजन चॉपर तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। उस चॉपर के पिछले हिस्से पर बहुत ही बड़े और गोल्डन अक्षरों में अग्निहोत्री मेडिकल सिटी फ्लाइंग आईसीयू लिखा हुआ था। चॉपर की रोटर ब्लेड से इतनी तेज हवा उठी कि मैदान के सारे धूल और सूखी घास हवा में उड़ने लगी। अहान और समीर को हवा के प्रेशर से बचने के लिए अपनी आंखों पर हाथ भी रखना पड़ा। चॉपर बिल्कुल उनकी गाड़ी के पास आकर मैदान में लैंड कर गया। लैंड होते ही चॉपर का बड़ा सा साइड दरवाजा खुला। अंदर का नजारा देखकर अहान और समीर के होश उड़ गए। ये कोई आम हेलीकॉप्टर नहीं था। उसके अंदर एक पूरा का पूरा हाई टेक आईसीयू बना हुआ था। वहां मॉनिटर्स, डिफिब्रिलेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स और सर्जरी की बड़ी बड़ी लाइट्स भी लगी हुई थी। चॉपर से तुरंत 4 लोग बाहर कूदे। उनमें से 2 नर्सेज थी और 2 सूट पहने हुए सीनियर डॉक्टर। सबसे आगे मुंबई के सबसे मशहूर ट्रामा सर्जन डॉक्टर सेन थे। उनके साथ 2 भारी भरकम शैडो गार्ड्स भी नीचे उतरे, जिन्होंने इलाके को सिक्योरिटी में घेर लिया। तभी डॉक्टर सेन दौड़कर अर्जुन के पास आए। उन्होंने बड़े सम्मान के साथ अर्जुन से पूछा, सर पेशेंट कहाँ है? अर्जुन ने प्रोफेशनल तरीके से जानकारी देकर कहा, गाड़ी के अंदर है डॉक्टर, बुलेट इंजरी है, लेफ्ट शोल्डर के नीचे, बड़ा खून बह चुका है। उसकी बातें सुनते ही मेडिकल टीम ने एक सेकंड बर्बाद नहीं किया। वो लोग स्ट्रेचर लेकर आए और बहुत ही सावधानी से कपिल के लहूलुहान शरीर को गाड़ी से निकालकर स्ट्रेचर पर लेटाया। डॉक्टर सेन ने चिल्लाकर ऑर्डर देकर कहा, पल्स बहुत वीक है, बीपी गिर रहा है, ऑक्सीजन मास्क लगाओ। नर्स ने तुरंत कपिल के मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगाया। उसके नस में एक मोटी आईवी लाइन डाल दी ताकि खून और फ्लूइड्स चढ़ाए जा सके। उसे तुरंत चॉपर के अंदर बने उस मिनी ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कर दिया गया। अर्जुन, अहान और समीर अभी भी चॉपर के अंदर चढ़ गए। अंदर का माहौल किसी जंग के मैदान जैसा था। मॉनिटर की तेज बीप 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 की आवाजें गूंज रही थी। डॉक्टर सेन ने कैंची से कपिल के खून से शर्ट को काट कर अलग किया। घाव बहुत गहरा था। गोली कपिल के कंधे को चीर कर पसलियों में जाकर फंस गई थी। तभी डॉक्टर सेन ने अर्जुन की तरफ देखकर कहा, सर गोली अंदर फंसी हुई है, अगर हमने इसे अभी नहीं निकाला तो इन्फेक्शन फेफड़ों तक पहुंच जाएगा, हमें यहीं हवा में सर्जरी करनी पड़ेगी। उसकी बात सुनकर आगे से अर्जुन ने कड़क आवाज में कहा, तो कीजिए डॉक्टर, मुझे बस मेरा भाई किसी भी कीमत पर जिंदा चाहिए, चाहे मुंबई का पूरा ब्लड बैंक खाली करना पड़े, लेकिन इसकी सांसें नहीं रुकनी चाहिए। आगे से डॉक्टर सेन ने सिर हिलाकर कहा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। इसके बाद सर्जन ने तुरंत एनेस्थेसिया दिया और कपिल का ऑपरेशन शुरू कर दिया। खून रोकने के लिए क्लैंप्स लगाए गए। अहान और समीर कोने में खड़े कांप रहे थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में न तो इतनी दौलत देखी और न ही ऐसा मेडिकल चमत्कार कि एक हेलीकॉप्टर के अंदर किसी की सर्जरी हो रही है। वहीं अर्जुन कपिल के सिर के पास खड़ा था। उसके अपने दोस्त के ठंडे पांव पड़ चुके माथे को उसने छुआ। अर्जुन ने फुसफुसा कर कहा, तू हार नहीं मान सकता कपिल, तेरी निहारिका अभी तेरा इंतजार कर रही है, तुझे उसके लिए जिंदा रहना होगा।
जहां एक तरफ खुले मैदान में कपिल के सांसों को बचाने के लिए जद्दोजहद चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ नासिक के बाहरी इलाके में स्थित भवानी शंकर के शाही फार्म हाउस में मौत की एक अलग ही खेल सजाया जा रहा था। यह फार्म हाउस किसी 5 स्टार रिजॉर्ट से कम नहीं था। चारों तरफ रंग बिरंगी लाइट्स, गेंदे, गुलाब के फूलों से की सजावट, शहनाई की मीठी धुन गूंज रही थी। बाहर बहुत बड़ा मंडप सजाया गया था। हलवाई 56 तरह के पकवान बना रहे थे। लेकिन इस पूरी चकाचौंध और उत्सव के माहौल के बीच इस फार्म हाउस के अंदर हर 10 कदम पर भवानी शंकर के हथियार बंद गुंडे पहरा दे रहे थे। कोई भी बाहरी इंसान बिना चेकिंग के अंदर नहीं जा सकता था। और ये एक शादी कम डॉन की महफिल ज्यादा लग रही थी। फार्म हाउस की पहली मंजिल पर स्थित एक बहुत आलीशान कमरे में निहारिका बैठी थी। कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था और 2 लेडी गार्ड्स अंदर भी मौजूद थी। निहारिका एक बड़ी सी ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी। उसके आसपास मुंबई से बुलाए गए 3 टॉप के मेकअप आर्टिस्ट और डिजाइनर खड़े थे, जो एक परफेक्ट दुल्हन बनाने में लगे थे। निहारिका ने एक बहुत ही भारी लाखों रुपए का लाल रंग का डिजाइनर जरदोजी का लहंगा पहना था। उस लहंगे पर असली सोने के तारों का काम था। और एक मेकअप आर्टिस्ट ने निहारिका के बालों में गजरा लगाकर कहा, मैम, आप पर ये लाल रंग बहुत खिल रहा है। लेकिन निहारिका की आंखों में कोई खुशी नहीं थी। वो शीशे में खुद को देख रही थी, लेकिन उसे शीशे में एक दुल्हन नहीं बल्कि लाल जोड़े में लिपटी एक लाश नजर आ रही थी। उसके उसे गले में भारी कुंदन पोल्की का चोकर पहना गया था। वो चोकर उसे किसी जेवर की तरह नहीं बल्कि एक फांसी के फंदे की तरह लग रहा था, जो धीरे धीरे उसका गला घोंट रहा था। उसके हाथों में सोने के भारी कंगन जो उसे हथकड़ियों की तरह महसूस हो रही थी। मेकअप आर्टिस्ट ने ब्रश से उसके गालों पर ब्लश लगाया, ताकि उसके पीले पड़ चुके चेहरे पर कुछ रंग आ सके। मेकअप वाले ने अनजान बंद कर कहा, मैम प्लीज थोड़ा मुस्कुराइए, आज आपकी शादी है। आप इतनी उदास क्यों लग रही हैं? निहारिका के होठ कांप गए। निहारिका ने मन ही मन सोचा, शादी, ये शादी नहीं है, ये मेरी आजादी, मेरा प्यार और मेरी रूह का कत्ल है। मुझे एक ऐसे दरिंदे को सौंपा जा रहा है जो अपनी 2 बीवियों को मार चुका है। और मेरा कपिल, मेरा प्यार, पता नहीं वो किस हाल में होगा। तभी उसे याद आया कि कैसे उसने कुछ घंटे पहले अर्जुन रहान को पर्ची दी थी। उसने मन ही मन में खुद से पूछा, क्या अर्जुन कपिल को बचा पाया होगा? क्या वो लोग पुलिस को लेकर आएंगे? निहारिका गजेल उम्मीद और निराशा के बीच झूल रहा था। तभी कमरे का दरवाजा खुला। मेकअप आर्टिस्ट पीछे हट गई। कमरे में नासिक का बाहुबली विधायक और निहारिका का सगा चाचा भवानी शंकर दाखिल हुआ। उसने एक शानदार शेरवानी पहनी थी। उसके चेहरे पर एक बहुत ही घिनौनी विनिंग मुस्कान थी। भवानी शंकर ने अपने पान चबाते हुए मुंह से कहा, वाह, मेरे भतीजी तो आज साक्षात कोई रानी लग रही है। नजर ना लगे किसी की। उसकी बात सुनते ही निहारिका ने अपने चाचा को नफरत भरी नजर से देखकर कहा, मुझे ये सब नहीं करना चाचा जी। आप मुझे मार दीजिए, लेकिन मुझे उस राक्षस के पास मत भेजिए। उसके बाद सुनकर भवानी शंकर की मुस्कान अचानक गायब हो गई। उसने अपने हाथ से इशारा किया और फिर मेकअप आर्टिस्ट और गार्ड्स को कमरे से बाहर निकाल दिया गया। दरवाजे बंद हो गए। अब कमरों में सिर्फ भवानी और निहारिका थे। भवानी शंकर धीरे धीरे चलकर निहारिका के पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने निहारिका कंधे पर अपना भारी हाथ रखा, जिससे निहारिका सिहर उठी। भवानी ने शीशे में निहारिका की आंखों में घूर कर कहा, तू रानी बनने जा रही है निहारिका। जिस आदमी से तेरी शादी हो रही है, उसके पिता अगले सीएम बनने वाले हैं। तू पूरे महाराष्ट्र पर राज करेगी और तेरी इस कुर्बानी से तेरे इस चाचा को भी सत्ता की वो कुर्सी मिलेगी जिसके लिए मैंने पूरी जिंदगी मेहनत की है। ये कहकर उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। तभी आगे से निहारिका ने अपने आंसू रोककर गुस्से में कहा, सत्ता की भूख ने आपको अंधा कर दिया चाचा जी। आप भूल गए कि उस आदमी ने अपनी 2 बीवियों को बेरहमी से मार डाला है। वो एक साइकोपैथ है। आप अपनी सगी भतीजी को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। उसकी बात सुनकर आगे से भवानी शंकर ने निहारिका के बालों को खींचकर डपट कर कहा, चुप कर बेवकूफ लड़की। औरतों का काम होता है समझौते करना। अगर तू उसे खुश रखेगी तो तुझे क्यों मारेगा? और रही बात मौत की, तो मौत तो किसी की और हो चुकी है। मौत शब्द सुनते ही निहारिका का दिल धक से रह गया। उसने पलटकर अपने चाचा की तरफ देखकर पूछा, क्या क्या मतलब है आपका? निहारिका की आवाज डर के मारे कांपने लगी। आगे से भवानी शंकर के होठों पर एक शैतानी और खून से सनी मुस्कान आ गई। उसने शैतानी मुस्कान के साथ कहा,
अरे तुझे क्या लगा निहारिका कि तेरा वो सड़क छाप आशिक वो कपिल यहाँ से जिंदा भाग जाएगा? उसकी बात सुनते ही निहारिका के पैरों तले की जमीन खिसक गई। तभी भवानी ने आगे बताकर कहा, आज सुबह जब वो गोदाम में मेरे एक आदमी की आंख फोड़कर भागा था, तो मेरे आदमी ने उसे बीच सड़क पर घेर लिया। उन्होंने उस पर गोलियां चला दी। मेरे आदमियों ने बताया कि उसे कंधे और पीठ पर गोलियां लगी थी। वो बहुत खून बहने के बाद भी शहर की सड़कों पर कहीं गिर गया था। ये कहकर भवानी ने क्रूरता से हंसकर आगे कहा, और इतना खून बहने के बाद कोई इंसान जिंदा नहीं बचता निहारिका। तेरा वो रोमियो अब तक किसी नाली या गटर में कीड़ों की तरह सड़कर मर चुका होगा। अब उसका खेल खत्म हो गया। उसकी बात सुनकर निहारिका के मुंह से एक दिल को चीर देने वाली चीख निकली। उसने चिल्लाकर कहा, नहीं, नहीं। उसने अपने कानों पर हाथ रख लिया। उसे लगा जैसे किसी ने उसका दिल उसके सीने से जिंदा बाहर निकाल लिया हो। उसने हड़बड़ाकर पागलों की तरह बड़बड़ाकर कहा, ये झूठ है, आप झूठ बोल रहे हैं। कपिल को कुछ नहीं हो सकता। निहारिका फूट फूट कर रोने लगी। उसके चेहरे का वो सारा मेकअप उसके आंसुओं के साथ बहने लगा। तभी आगे से भवानी शंकर ने बहुत ही ठंडी आवाज में कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। और रही बात उसके उन मुंबई वाले दोस्तों की, तो मेरे आदमियों ने उन्हें भी नासिक की सड़कों पर घेर कर इतना पीटा होगा कि वो मुंबई पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देंगे। तेरी उम्मीद की सारी डोरियां कट चुकी है निहारिका। ये कहकर भवानी शंकर दरवाजे की तरफ मुड़ा। उसने निहारिका को धमकी देकर कहा, अब ये रोना धोना बंद कर। नीचे बारात आ चुकी है। वो लोग तुझे मंडप पर देखने के लिए बेताब हैं। तेरे पास 15 मिनट है अपना ये चेहरा ठीक करने के लिए। चुपचाप नीचे आ जाना, वरना मैं तेरे घर वालों को भी उसी नाली में फिकवा दूंगा जहां तेरा कपिल पड़ा है। ये आखिरी धमकी देकर भवानी शंकर कमरे से बाहर निकल गया। दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया गया। कमरे में सिर्फ अब निहारिका थी। वो अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। उसके भारी लहंगे का वजन उसे महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि उससे सीने पर जो दुख का पहाड़ टूटा था वो उसे कहीं ज्यादा भारी था। उसने सिसक कर कहा, कपिल, तुमने तुमने मेरे लिए अपनी जान दे दी। निहारिका सिसक सिसक कर रो रही थी। उसे कपिल का वो मासूम सा हंसता हुआ चेहरा याद आ रहा था। अगर कपिल ही इस दुनिया में नहीं रहा तो इस आजादी का, इस जिंदगी का वो क्या करेगी? ये सोचकर उसका रोना अचानक रुक गया। उसकी आंखों में आंसू सूख गए। उसकी जगह पर एक ऐसी खौफनाक और सुन्न कर देने वाली शांति ने ले ली, अब जो सिर्फ तब आती है जब इंसान जिंदगी से हर मोह त्याग देता है। निहारिका धीरे से जगह से उठी। वो चलकर ड्रेसिंग टेबल के पास आई। उसने शीशे में अपनी तरफ देखा और उसके चेहरे पर अब कोई खौफ नहीं, सिर्फ मौत का इंतजार था। उसने अपने भारी लहंगे के अंदर हिस्से के कमर के पास हाथ डाला। नासिक आने के बाद जब उसे पता चला कि उसकी शादी उस दरिंदे से होने वाली है, तो उसने एक माली को रिश्वत देकर उसे खेती में इस्तेमाल करने वाला तेज कीटनाशक जहर मंगवा लिया था। उसने उस जहर को एक छोटी सी कांच के शीशे में भरकर अपने कपड़ों में छुपा लिया था और इसी दिन के लिए निहारिका ने वो छोटी सी कांच की शीशी बाहर निकाली। शीशी के अंदर वो गाढ़ा पीला जानलेवा लिक्विड हिल रहा था। निहारिका ने शीशी को अपनी आंखों के सामने कर कर बड़बड़ा कर कहा, तुमने कहा था ना कपिल कि हम जिएंगे तो साथ और मरेंगे तो साथ। निहारिका शीशे से बात कर रही थी जैसे कपिल वहां खड़ा हो। उसके होठों पर एक बहुत ही दर्दनाक और पवित्र मुस्कान आ गई। उसने धीरे से कहा, मुझे माफ कर देना अर्जुन भाई। तुम लोग मिलकर मेरे कपिल को नहीं बचा पाए। हमारी वजह से आप भी मुसीबत में फंस गए। लेकिन अब मैं कपिल को अकेले नहीं छोड़ूंगी। मैं ये शादी कभी नहीं करूंगी। यह बड़बड़ा कर निहारिका ने उस जहर की शीशी का ढक्कन खोल दिया। उसने तय कर लिया कि जैसे वो नीचे मंडप में लेकर जाएंगे, जैसे वो दरिंदा उसके गले में मंगलसूत्र डालने के लिए हाथ बढ़ाएगा, वो सबके सामने ये जहर पिएगी। वो अपने चाचा की राजनीति और उस शैतान के गुरूर को अपने खून से हमेशा के लिए अपवित्र कर देगी। उसने वो खुली हुई शीशी वापस अपने लहंगे की एक गुप्त जेब में छिपा ली। अपना लाल घूंघट अपने चेहरे पर लाल गिरा लिया। वो अब एक दुल्हन नहीं, एक सजी हुई लाश बन चुकी थी और अब अपनी चिता पर जाने का इंतजार कर रही थी। इसी समय उधर उस वीरान मैदान में खड़े चौपर के अंदर 45 मिनट की बड़ी तनावपूर्ण सर्जरी के बाद मेंटल चेक कर रही नर्स ने राहत की सांस लेकर कहा, हार्ट रेट स्टेबल हो रहा है सर। तभी डॉक्टर सेन ने खून से सने हुए हाथ से अपने ग्लव्स उतारे और एक स्टील की ट्रे में वो गोली डाल दी जो उन्होंने कपिल के शरीर से निकाली थी। क्लैंक, गोली की आवाज में ट्रे में गूंजी। डॉक्टर सेन ने अपना पसीना पोंछकर अर्जुन की तरफ देखकर कहा,
मिस्टर अग्निहोत्री, कॉन्ग्रेचुलेशन, हमने बुलेट निकाल ली है। आपके दोस्त की जान बच गई है, वो खतरे से बाहर है। उसकी ये बात सुनते ही आन और समीर वहीं चौपर के फर्श पर बैठ गए और रोने लगे। उन्होंने सिसक कर कहा, थैंक गॉड, हमारा भाई बच गया। अर्जुन की आंखों में अभी एक पल के लिए नमी आई। उसने अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस ली। कपिल के सांसों का चलना अर्जुन के लिए दुनिया की सबसे बड़ी जीत थी। उसके बाद अर्जुन ने अपनी आंखें खोलकर कहा, डॉक्टर, क्या इसे अभी ट्रेवल करवाया जा सकता है? आगे से डॉक्टर ने सेन ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, जी सर, हमने इसे हैवी एनेस्थीसिया दिया है। ये अगले 10-12 घंटे तक होश में नहीं आएगा। हम इसे इसी चौपर में अग्निहोत्री मेडिकल सिटी मुंबई लेकर जा रहे हैं। इसका वहां आगे इलाज करेंगे। तभी अर्जुन ने अहान और समीर की तरफ देखकर कहा, ठीक है, तुम दोनों कपिल के साथ इसी चौपर में मुंबई वापस जाओगे। इसका पूरा ख्याल रखना। अर्जुन की आंखों में एक अलग ही आग दिखाई दे रही थी। उसकी यह बात सुनते ही अहान ने चौंक कर खड़े होकर कहा, और तुम भाई, तो हमारे साथ नहीं आ रहा? उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अर्जुन अब क्या करने के बारे में सोच रहा है। तभी अर्जुन चौपर के दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने मुड़कर अपने दोस्तों की तरफ देखा। अब उसके चेहरे पर वो कॉलेज बॉय वाला अर्जुन पूरी तरह से मर चुका था। उसकी जगह रणविजय अग्निहोत्री की खूंखार वारिस ने ले ली थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है हान। कपिल की जान तो बच गई, लेकिन जिस इंसान ने कपिल के शरीर में ये गोली उतारी है और जो निहारिका की जिंदगी को नर्क बना रहा है, उसका हिसाब कौन करेगा? अर्जुन की आवाज में एक बर्फीला तूफान था जो हड्डियों को जमा दे। अपनी बात पूरी करने के बाद अर्जुन ने अपनी शर्ट के ऊपर एक ब्लैक टेक्निकल कॉम्बैट जैकेट पहन ली। अर्जुन ने बहुत ही ठंडे और मौत जैसे स्वर में कहा, आज रात आज रात भवानी शंकर के उस फार्म हाउस पर बारात तो आएगी, लेकिन वो बारात शहनाई को साथ नहीं, गोलियों की गूंज के साथ आएगी। और उस बारात में वो दूल्हा और शैतान नहीं, मौत हो गई। ये कहकर अर्जुन चौपर से नीचे मैदान में कूद गया। इसके बाद डॉक्टर सेन ने चौपर का दरवाजा बंद किया। थप 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 थप। चौपर हवा में उड़ा और कपिल को सेफली लेकर मुंबई की तरफ निकल गया। अब उस विशाल और धूल भरे मैदान में अर्जुन अकेला खड़ा था। रात को अंधेरा गहराने लगा। अर्जुन ने अपना फोन निकाला और जगदीश को कॉल किया। जैसे ही उधर से जगदीश ने फोन उठाया, अर्जुन ने उससे कहा, जगदीश जी, कपिल मुंबई के लिए निकल चुका है। अब मेरा दूसरा ऑर्डर सुनिए। दूसरी तरफ से जगदीश ने तुरंत जवाब में कहा, जी सर, मैं सुन रहा हूँ, बताइए क्या बात है। इधर से अर्जुन ने दहाड़ कर कहा, मेरी शैडो आर्मी को नासिक में एंटर करवा दो। भवानी शंकर का वो फार्म हाउस मुझे चारों तरफ से घिरा हुआ चाहिए। एक भी गुंडा, एक भी कुत्ता वहां से जिंदा बाहर नहीं जाना चाहिए। मैं वहां पहुंच रहा हूँ। दूसरी तरफ से जगदीश ने जवाब में कहा, यस बॉस। उसकी हाँ सुनते ही अर्जुन ने कॉल काट दिया। कुछ ही मिनटों बाद उस वीरान मैदान के पास मौजूद हाईवे पर एक के बाद एक 50 काले रंग के महिंद्रा स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर का एक बहुत बड़ा और खौफनाक काफिला आकर रुका। इन गाड़ियों पर किसी पुलिस या सरकार का कोई निशान नहीं था। गाड़ियों के दरवाजे खुले और उनमें से 200 से ज्यादा खूंखार हथियारों से लैस ब्लैक यूनिफॉर्म पहने एलीट शैडो कमांडोज बाहर निकले। इन कमांडोज के हाथों में असोल्ट राइफल्स और मशीन गने थी। उनके कमांडर ने दौड़कर अर्जुन के पास आकर मिलिट्री स्टाइल में सैल्यूट करके कहा, कमांडो यूनिट 7 रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी सर। आपके ऑर्डर का इंतजार है। उसकी बात सुनते ही आगे से अर्जुन ने अपनी जैकेट के अंदर अपनी कस्टम मेड ब्लैक ग्लॉक पिस्टल निकाली। उसने मैगजीन चेक की और पिस्तौल को लोड करके वापस अपनी बेल्ट में खोस लिया। अर्जुन ने अपनी खौफनाक शैडो आर्मी की तरफ देखकर कहा, गाड़ियों में बैठो। आज नासिक को बताएंगे कि जब अग्निहोत्री की बारात आती है तो स्वागत में फूल नहीं, लाशें बिछाई जाती हैं। मूव आउट। अर्जुन ने एक ऐसी खामोश गर्जना के साथ कहा जिससे रात के सन्नाटे को कपा दिया। इसके बाद अर्जुन सबसे आगे वाली एसयू में बैठा। उसकी गाड़ी में बैठते ही 50 गाड़ियों का खौफनाक और मौत का काफिला अपनी हेडलाइट्स ऑन करके भवानी शंकर के उस फार्म हाउस की तरफ निकल पड़ा, जहां निहारिका अपनी मौत का प्याला पीने के लिए तैयार बैठी थी। वहीं उधर भवानी शंकर के शाही फार्म हाउस में जश्न का माहौल अपने चरम पर था। बाहर डीजे बज रहा था और सब लोग शराब के नशे में नाच रहे थे। तभी गेट पर एक बहुत बड़ा काफिला आकर रुका। ये दूल्हे की बारात थी। दूल्हा जो उम्र में 40 साल के पार था, जिसके चेहरे पर क्रूरता और आंखों में हवस थी, वो घोड़ी पर बैठकर आ रहा था। भवानी शंकर ने खुशी खुशी आगे बढ़कर दूल्हे के पिता को, जो बड़े राजनेता थे, उनके गले में फूलों की माला डाल दी। भवानी ने चापलूसी करके कहा, पधारिए मंत्री जी, आज तो आपने मेरे घर को पवित्र कर दिया।
उसकी ये बात सुनकर आगे से मंत्री ने हंसकर कहा, अरे भवानी, अब तो हम रिश्तेदार बन गए। इस बार सीएम की कुर्सी तेरे पास ही आएगी। इसके बाद दूल्हा घोड़ी से उतरा और सीधा मंडप की तरफ गया। पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। तभी भवानी शंकर ने अपनी पत्नी को इशारा किया और कहा, निहारिका को बुलाओ। इसके कुछ देर बाद कुछ औरतें और गार्ड्स के घेरे में निहारिका को सीढ़ियों से नीचे लाया जा रहा था। वो किसी रोबोट की तरह चल रही थी। उसका चेहरा घूंघट के पीछे ढका हुआ था। उसके हाथ में लहंगे की वो गुप्त जेब थी जहां वो जहर की शीशी छुपी हुई थी। निहारिका ने मन ही मन में सोचा, बस कुछ कदम और, जैसे ही मैं उस मंडप पर बैठूंगी मैं जहर पी लूंगी। कपिल, मैं आ रही हूँ। तभी निहारिका को लाकर मंडप पर उस दरिंदे दूल्हे के बगल में बैठा दिया गया। दूल्हे ने निहारिका की तरफ देखकर एक बहुत ही घिनौनी स्माइल देकर कहा, तुम मेरी तीसरी और सबसे खूबसूरत बेगम बनोगी। उसकी बात सुनकर निहारिका का शरीर घृणा से कांप उठा। तभी भवानी शंकर ने ऑर्डर देकर कहा, पंडित जी, जल्दी से फेरे शुरू करवाइए। उसका ऑर्डर सुनते ही पंडित ने अग्नि जलाई और मंत्र पढ़ने लगे। पंडित जी ने कहा, वधु अपना हाथ आगे करें। यही वो पल था। निहारिका ने अपने लहंगे के अंदर हाथ डाला। उसकी उंगलियों से उस कांच की शीशी को कसकर उसने पकड़ लिया। उसने शीशी को बाहर निकाला और अपने होठों की तरफ लेकर जाने के लिए हाथ बढ़ा दिया। वो बस उस जहर को अपने गले के नीचे उतारने ही वाली थी। धड़ाम! अचानक एक ऐसा कान फाड़ देने वाला और रोंगटे खड़े कर देने वाला धमाका हुआ। फार्म हाउस की जमीन तक हिल गई। ये कोई पटाखों की आवाज नहीं थी। क्रैश! फार्म हाउस के मेन गेट को तोड़कर एक विशालकाय काले रंग की आर्म्ड एसयूवी अंदर घुसी और उसने वहां खड़े दूल्हे वालों को 10-15 आदमियों को हवा में उछाल दिया। उस गाड़ी के पीछे पीछे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 50 काले रंग की गाड़ियां तूफान की तरह उस फार्म हाउस के कंपाउंड में दाखिल हो गई। शादी का वो पूरा जश्न, वो डीजे, वो शहनाई, सब कुछ एक सेकंड में मौन हो गया। भवानी शंकर घबराकर अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। उसने हड़बड़ाहट में चिल्लाकर पूछा, ये क्या हो रहा है? वहीं उसके गुंडों ने तुरंत अपनी बंदूकें निकाल ली। तभी काली गाड़ियां मंडप से कुछ दूरी पर आकर एक गोल घेरे में रुक गई। गाड़ियों के दरवाजे एक साथ खुले। उसमें से 200 से ज्यादा शैडो कमांडोज अपनी ऑटोमेटिक गन्स तानकर बाहर निकले। उन्होंने पलक झपकते ही भवानी शंकर के गुंडे उस मंत्री और दरिंदे दूल्हे को अपनी लेजर टारगेटेड बंदूकों के निशाने पर ले लिया। पूरे फार्म हाउस में हाहाकार मच गया। मेहमान चीख कर इधर उधर भागने लगे। तभी सबसे आगे खड़ी गाड़ी काली एसयूवी का दरवाजा खुला और उसमें से वो इंसान बाहर निकला जिसके आने की खबर से ही नासिक की हवाओं ने अपना रास्ता बदल लिया था। ये अर्जुन था। उसने ब्लैक टैक्टिकल जैकेट पहनी थी। उसकी आंखों में वो खौफनाक और बर्फीला गुरूर था जो किसी भी भगवान को घुटनों पर ला सकता था। अर्जुन धीरे धीरे चलकर मंडप की तरफ बढ़ने लगा। वहीं उसको अपनी तरफ आता देखकर निहारिका के हाथ में पकड़े वो जहर की शीशी रुक गई। उसने अपने घूंघट के पीछे से उस शख्स को देखा। वही अर्जुन मंडप के बिल्कुल सामने आकर रुका। उसने अपनी जेब के हाथ से बाहर निकाला और भवानी शंकर की आंखों में सीधे देखकर एक ऐसी आवाज में कहा जो मौत की पैगाम से कम नहीं थी। उसने चिल्लाकर कहा, मैंने कहा था ना भवानी शंकर कि आज रात बारात आएगी, लेकिन इस बारात का दूल्हा कोई और है। ये कहकर उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। अर्जुन के मुंह से निकले ये शब्द रात के सन्नाटे में किसी हथौड़े की तरह गूंज गई। 50 काली गाड़ियां और 200 से ज्यादा लेजर टारगेटेड ऑटोमेटिक राइफल्स ताने खड़े शैडो कमांडोज के बीच अर्जुन बिल्कुल अकेला मंडप की तरफ बढ़ रहा था। उसकी चाल में किसी भूखे शेर जैसी आक्रामकता और आंखों में यमराज जैसी शांति थी। भवानी शंकर के माथे से पसीने की धार बह निकली और वो अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। मंडप में बैठा वो 40 साल का दरिंदा दूल्हा रणजीत, जो मंत्री का बेटा था, उसका पिता मंत्री भी हक्का बक्का रह गया। मंत्री ने घबरा कर पूछा, ये कौन है भवानी? इतनी भारी सिक्योरिटी और हथियार बंद कमांडोज, ये पुलिस तो नहीं लग रही। ये कौन सी फौज यहाँ ले आया है? भवानी शंकर को कुछ याद समझ ही नहीं आ रहा था। उसने अर्जुन को आज सुबह अपने घर पर एक साधारण सी व्हाइट शर्ट और जींस में देखा था, जहां उसने उसे सड़क साफ समझकर भगा दिया था। लेकिन अब जो इंसान उसके सामने खड़ा था वो एक ब्लैक टैक्टिकल जैकेट पहने हुए किसी खूंखार मिलिट्री कमांडर जैसा लग रहा था। तभी दूल्हे रणजीत ने अपनी जगह से खड़े होकर कहा, ए लड़के! उसे अपनी पॉलिटिकल पावर और अपने बाप के मंत्री होने का घमंड था। उसने अपनी तलवार म्यान से आधी बाहर निकालकर चिल्लाकर कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मंत्री जी के बेटे की शादी में खलल डालने की?
और ये जो तू नकली बंदूकों वाले बाउंसर लेकर आया है ना, एक फोन करूंगा तो पूरी नासिक पुलिस तुझे एनकाउंटर में मार गिराएगी। जानता है मैं कौन हूं? उसकी बात सुनते ही अर्जुन मंडप की सीढ़ियों के ठीक नीचे आकर रुका। उसने एक बहुत ही ठंडी और खौफनाक आवाज में कहा, तू कौन है? इसका फैसला तो मौत करेगी। उसकी नजरें सीधे घूंघट के बैठी निहारिका पर टिक गई। निहारिका का शरीर कांप रहा था। उसने अपने घूंघट के पीछे से अर्जुन को देखा, जिस लड़के को वो कपिल का एक सीधा साधा कॉलेज फ्रेंड समझती थी। आज वो पूरी प्राइवेट आर्मी लेकर उसे बचाने आ गया था। निहारिका के हाथ में वो जहर की शीशी अभी दबी हुई थी। उसके मुंह से एक सिसकी निकली। उसने धीरे से कहा, अर्जुन भाई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वहीं भवानी शंकर का ईगो अब जाग चुका था। उसे लगा कि अगर उसने आज इस लड़के के सामने घुटने टेक दिए तो मंत्री जी उसे कभी सीएम की टिकट नहीं देंगे। भवानी शंकर ने अपने 50 से ज्यादा गुंडे और मंत्री के 30 प्राइवेट बॉडीगार्ड्स की तरफ इशारा करके दहाड़ कर कहा, ओए, देख क्या रहे हो? इस शहरी चूजे को जिंदा भून दो, इसकी हड्डियों का चूरा बना दो। भवानी के ऑर्डर पर लगभग 80 हट्टे कट्टे हथियार से लैस गुंडे हवा में लोहे की रोड, तलवारें और हॉकी स्टिक्स लहराकर अर्जुन की तरफ दौड़े। कुछ ने अपनी पिस्तौलें निकाल ली। शैडो कमांडोज ने चीफ ने तुरंत अपने असोल्ट राइफल ताने और चिल्लाकर कहा, सर, परमिशन टू इंगेज। लेकिन तभी अर्जुन ने अपना बायां हाथ हवा में उठाकर कहा, नहीं कमांडोज, स्टैंड डाउन। तुम लोग सिर्फ पैरामीटर होल्ड करोगे। कोई भी यहां से जिंदा बाहर नहीं भागना चाहिए। लेकिन ये जो 80 कुत्ते मेरी तरफ आ रहे हैं। अर्जुन की आवाज में एक गजब की अथॉरिटी थी। अर्जुन ने अपनी टेक्टिकल जैकेट की जिप खोली और उससे निकालकर जमीन पर फेंक दिया। अब सिर्फ एक काले रंग की वो टी शर्ट में था, जिसमें उसके मजबूत और फौलादी मसल साफ झलक रहे थे। उसने एक क्रूर मुस्कान के साथ कहा, इन कुत्तों का शिकार आज मैं खुद करूंगा। अर्जुन के इतना कहते ही सुबाडो कमेंडोज अपनी जगह पर पत्थर की तरह खड़े हो गए। उन्होंने अपनी बंदूकें तान रखी थी, लेकिन गोलियां नहीं चलाई। सामने से 80 गुंडों का झुंड चिल्लाता हुआ अर्जुन पर टूट पड़ा। रंजीत और भवानी शंकर मंडप से हंसकर यह नजारा देख रहे थे। उन्होंने लगा कि एक अकेला लड़का 80 लड़कों के सामने एक 10 सेकंड भी नहीं टिकेगा। लेकिन उसे पता नहीं था कि अर्जुन ने चीन के शंघाई हांगकांग के सबसे खूंखार मास्टरों से और शाओलिन कुंग फू की जानलेवा ट्रेनिंग ली थी, जिसका इकलौता मकसद इंसान के शरीर को एक हथियार में बदलना होता है। सबसे पहले 3 गुंडे लोहे की रोड लेकर अर्जुन के सिर पर वार करने आए। अर्जुन अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हटा। जैसे ही पहली रोड उसके सिर से टकराई, अर्जुन ने तकनीक का इस्तेमाल किया और अपने दाएं हाथ से उस रोड को बहुत ही तेजी से डिफ्लेक्ट किया। उसी झटके में अपना बायां मुक्का सीधा उस गुंडे के एडम्स एप्पल गले में हड्डी पर दे मारा। क्रैक! गुंडे की आंखें पलट गई। उसका गला चौक हो गया और वो खून थूक कर वहीं जमीन पर ढेर हो गया। दूसरा गुंडा जब तक अपनी हॉकी स्टिक उठा पाता, अर्जुन बिजली की गति से हवा में उछला और एक बड़ा खौफनाक फ्लाइंग नी स्टिक उसके चेहरे पर जड़ दी। गुंडे की नाक, जबड़े की हड्डियां एक झटके में चकनाचूर हो गई। अब गुंडों को समझ आने लगा था कि वो किसी आम इंसान से नहीं बल्कि एक साक्षात मशीन से लड़ रही है। इसलिए 4 गुंडों ने एक साथ तलवारों से अर्जुन को घेर लिया। अर्जुन की आंखों में कोई खौफ नहीं था। उसकी सांसें बिल्कुल शांत और रिदम में थी। जैसे ये गुंडे ने पीछे से तलवार चलाई, अर्जुन ने नीचे ड्राइव मारी और अपनी टांग को 360 घुमा दिया। एक जबरदस्त लेग स्वीप से 4 गुंडों को एक साथ हवा में उछालकर जमीन पर पटक दिया। जमीन पर गिरते ही अर्जुन ने एक गुंडे के हाथ से तलवार छीन ली, उसे दूर फेंक दिया। फिर उसने अपने दोनों हाथों की कोहनियों का इस्तेमाल करके उनके सीने और पसलियों पर जानलेवा प्रहार किए। पसलियों के टूटने की कड़क कड़क आवाज पूरे हार माउस पर गूंजने लगी। अर्जुन अब पूरी तरह से अपने रौद्र रूप में आ चुका था। वो लड़ नहीं रहा था, बस उन्हें काट रहा था। उनका शरीर हवा से भी हल्का हो रहा था और वो उस वार से लोहे से भी भारी। एक हट्टा कट्टा गार्ड जो मंत्री का खास बाउंसर था, उसने अर्जुन को पीछे भालू की तरह जकड़ने की कोशिश की। लेकिन अर्जुन ने बिना मुड़े अपने भारी मिलिट्री बूट की एड़ी सीधे उस बाउंसर के घुटने पर दे मारी। खचाक! बाउंसर का घुटना उल्टी दिशा में मुड़ गया और वो दर्द से चीख कर गिर गया। तो अर्जुन ने पलटकर एक राउंड हाउस किक उसके सिर पर मारी, जिससे वो 10 फीट दूर जा गिरा। सिर्फ 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट के अंदर फार्म हाउस का सजा धजा लॉन एक खूनी जंग के मैदान में बदल चुका था। फूल खून से सन चुके थे और खाने के स्टॉल्स टूट चुके थे। 80 में से 60 गुंडे जमीन पर तड़प रहे थे। किसी का हाथ टूट गया था और किसी की टांगे लटक रही थी।
तो किसी के मुंह से झाग निकल रहा था। जो 20 बचे थे उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने अपने हथियार जमीन पर डाल दिए और पीछे हटने लगे। उनके सामने खड़ा वो लड़का, जिसके कपड़े अब खून से लाल हो चुके थे, वो कोई इंसान नहीं, यमराज लग रहा था। वहीं ये सब देखकर मंत्री और मंडप में खड़े भवानी शंकर, दूल्हा रंजीत के पैरों तले की जमीन भी खिसक चुकी थी। मंत्री का पसीना नहीं रुक रहा था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा मंजर कभी नहीं देखा था, जहां एक अकेला इंसान बिना किसी हथियार के 80 लोगों की हड्डियों का चूरा बना दे। तभी रणजीत डर के मारे पीछे हटकर बोला, अरे, अरे ये तो कोई शैतान है। आगे से अर्जुन धीरे धीरे चलकर मंडप की सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। उसके चेहरे पर खून की कुछ छींटी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक बर्फीली शांति थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, भवानी शंकर, मैंने कहा था ना कि अगर कपिल को एक भी खरोंच आई तो मैं तेरा सिर काटकर नासिक के चौराहे पर टांग दूंगा। अब तेरा वक्त खत्म हुआ। अर्जुन की आवाज में एक ऐसी गूंज थी जिसने आग की लपटों को भी डरा दिया हो। भवानी शंकर को अपनी मौत बिल्कुल सामने खड़ी नजर आ रही थी। वो जानता था कि उसके गुंडे और मंत्री के बाउंसर अब अर्जुन को नहीं रोक पाएंगे। बाहर खड़े वो 200 शैडो कमांडोज तो वैसे भी मौत बनकर खड़े हैं। जब एक कायर के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता, तो वो अपनी सबसे नीच हरकत पर उतर आता है। भवानी शंकर की नजर पास में घूंघट में बैठी अपनी सगी भतीजी निहारिका पर पड़ गई। भवानी ने पलक झपकते ही अपनी बेल्ट से एक लोडेड रिवॉल्वर निकाली और वो शेरवानी पहनते हुए छलांग निकालकर निहारिका की तरफ पीछे गया। उसने निहारिका के बाल बड़ी बेरहमी से अपनी मुट्ठी में जकड़े और जबरदस्ती खड़ा कर दिया, जिससे निहारिका के मुंह से दर्दनाक चीख निकली। उसने चिल्लाकर कहा, ओह मुझे छोड़ो। तभी भवानी शंकर ने अपनी रिवॉल्वर की ठंडी नली उस निहारिका कनपटी पर सटा दी और उसका गला अपने दूसरे हाथ से कस लिया। भवानी शंकर पागलों की तरह चीख कर बोला, रुक जा वहीं। वो उसके चेहरे पर मौत का खौफ और जानवर जैसी बौखलाहट थी। वहीं यह सब देखकर अर्जुन के कदम सीढ़ियों पर जम गए। तभी भवानी ने उसको धमकी देकर कहा, अगर तुमने एक कदम और आगे बढ़ाया शहरी चूजे, तो मैं कसम खाता हूं, मैं अपनी भतीजे का भेजा यही मंडप पर उड़ा दूंगा। ये कहकर भवानी शंकर ने रिवॉल्वर का हैमर पीछे खींच लिया और क्लिक। वहीं उसकी धमकी सुनकर अर्जुन का जबड़ा कस गया। उसकी आंखों में एक भयंकर गुस्सा उभर पड़ा, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ा। वो एक बेहतरीन योद्धा था और जानता था कि इस दूरी से अगर उसने छलांग लगाई तो भवानी ट्रिगर दबाने में एक माइक्रो सेकंड भी नहीं लगाएगा। निहारिका की जान दांव पर थी। वही निहारिका रो रही थी। उसने अपने घूंघट को पीछे किया। उसका आंसू से भीगा हुआ चेहरा सामने आ गया। निहारिका ने रोकर चीख कर कहा, अर्जुन भाई, मुझे मत बचाइए। ये कहकर उसने अपने हाथ में छुपी हुई जहर की शीशी बाहर निकाली और आगे कहा, इन्हें मुझे मारने की जरूरत नहीं है अर्जुन भाई। जब मेरा कपिल ही जिंदा नहीं है तो मैं ये जहर पीकर खुद अपनी जान दे दूंगी, लेकिन आप इन्हें छोड़ना मत। ये कहकर निहारिका ने उस जहर के शीशे को अपने होठ के पास जाकर जाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने अपनी पूरी आवाज में दहाड़ कर कहा, नहीं निहारिका, रुक जाओ। उसकी आवाज सुनते ही निहारिका के हाथ रुक गए। तभी अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा और एक सच्चाई ऐसी बता दी कि निहारिका की टूटती हुई सांसों में जान आ गई। उसने चिल्लाकर कहा, निहारिका, कपिल जिंदा है और वो मेरे पास है, मैंने उसे बचा लिया है। उसकी बात सुनते ही निहारिका की आंखों में आंसू का एक नया सैलाब फूट पड़ा। वो खुशी, वो उम्मीद, वो राहत। कपिल जिंदा है। निहारिका के हाथ में वो जहर की शीशी छूटकर जमीन पर गिर गई और चकनाचूर हो गई। अब उसे मरने का कोई शौक नहीं था। अब वो अपने कपिल के लिए जीना चाहती थी। वहीं भवानी शंकर को समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है, लेकिन उसने अपनी रिवॉल्वर और कसकर निहारिका के सिर पर टिका दी। उसने चिल्लाकर कहा, बकवास बंद कर। फिर उसने अर्जुन की तरफ एक घिनौनी मुस्कान के साथ देखा। उसने अर्जुन की आंखों में देखकर कहा, बहुत शौक है ना तुझे हीरो बनने का। अब सुन मेरा उठ, अपने इन सारे काले कुत्तों को बोल कि वो अपनी बंदूकें जमीन पर रख दे, बाहर निकल जाएं, और तुम अपने घुटनों के बल बैठ जा, वरना मैं 3 तक गिनूंगा और गोली चला दूंगा। उसकी बात सुनते ही अर्जुन की आंखें सिकुड़ गई। तभी शैडो कमांडोज के चीफ ने अपनी उंगली अपने ईयर पीस पर रखी और अर्जुन की तरफ देखकर बहुत धीरे से कहा, सर, स्नाइपर्स रेडी हैं, परमिशन टू शूट द टारगेट। चीफ ने इशारा किया कि उसके स्नाइपर्स भवानी को दूर से ही मार सकते हैं, लेकिन अर्जुन ने अपना सिर हिलाकर उन्हें रोक दिया। भवानी शंकर ने निहारिका को बहुत ही करीब से ह्यूमन शील्ड बना रखा था। एक भी गलत निशान निहारिका की जान जा सकती थी।
कपिल की अमानत को अर्जुन किसी कीमत पर नहीं खोना चाहता था। तभी भवानी शंकर ने ट्रिगर पर अपनी उंगली कसकर कहा, दो। आगे से अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसने अपने दोनों हाथ हवा में ऊपर उठा दिए। उसका सारा डिफेंस खत्म हो चुका था। उसने सिलेंडर करके कहा, ठीक है भवानी, मैं रुक गया। निहारिका को कुछ मत करना प्लीज। वहीं भवानी शंकर ने जब अर्जुन को हथियार डालकर अपने हाथ ऊपर करते देखा तो उसका हौसला सातवें आसमान पर पहुंच गया। रणजीत और उसके पिता मंत्री जी, जो डर के मारे पीछे छुपे हुए थे, अब वो सीना तान कर आगे आ गए। रणजीत ने अपने बचे हुए 10, 15, 20 गुंडों की तरफ इशारा किया। रणजीत ने चिल्लाकर कहा, मारो इस कमीने को। ये साला हाथ नहीं उठाएगा जब तक ये लड़की हमारे पास है। ये कुत्ता कुछ नहीं कर सकता। इसकी वो हालात करो कि जिंदगी भर उठने के लायक न बचे। इसे मार मार कर अधमरा कर दो। उसकी बात सुनकर गुंडों को जैसा एक नया जीवन मिल गया। वो अभी तक अर्जुन से खौफ से कांप रहे थे, अब ईरान रोड और भारी भरकम हॉकी स्टिक्स लेकर उसकी तरफ दौड़ पड़े। पहला वार और एक लोहे की रोड से अर्जुन की पीठ पर हुआ। अर्जुन का शरीर आगे की तरफ झुका लेकिन वो गिरा नहीं। उसने अपने होठ भींच लिए और एक हल्की सी आह भी उसके मुंह से नहीं निकली। दूसरा वार अर्जुन के घुटनों के पीछे हुआ। तीसरे गुंडे ने एक भारी बेसबॉल बैट अर्जुन के कंधे पर दे मारी। अर्जुन के मुंह से खून की फवार फूट पड़ी। वो अपने घुटनों के बल मंडप की सीढ़ियों पर गिर गया। तभी रणजीत खुद अपनी जगह से उतरा। उसके हाथ में एक लोहे की चैन थी, जिसे वो चैन पूरी ताकत से अर्जुन के सीने और चेहरे पर मारनी शुरू कर दी। उसने चिल्लाकर कहा, बड़ा बाहुबली बनकर आया था ना तू मुंबई से, मंत्री के बेटे की शादी तोड़ेगा तू। तभी उसके गुंडों ने अर्जुन के चारों तरफ से घेर लिया और अंधाधुंध वार करने लगे। लोहे की रोड लात घोंसे अर्जुन का पूरा शरीर लहूलुहान हो चुका था। उसकी टी शर्ट जगह जगह से फट गई और उसमें खून रिसने लगा। लेकिन इस पूरे दर्दनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाले मंजर में सबसे खौफनाक बात यह थी कि अर्जुन के मुंह से दर्द की एक आवाज, एक चीख भी नहीं निकली थी। वो चुपचाप एक पत्थर की तरह उन सारे वारों को सह रहा था। उसकी खून से सनी आंखें सिर्फ और सिर्फ निहारिका पर टिकी थी। वो अपनी आंखों से निहारिका को हौसला दे रहा था, जैसे कह रहा हो, मैं ये दर्द सह लूंगा निहारिका बहन, लेकिन तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। वही निहारिका ये सब देखकर पागल हो रही थी। वो चीख चीख कर रोने लगी थी। उसने चिल्ला कर कहा, अर्जुन भाई, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज, उन्हें मत मारो। अर्जुन भाई, आप वापस चले जाइए, मेरे लिए अपनी जान मत दीजिएगा। निहारिका छटपटा रही थी, लेकिन भवानी शंकर ने उसे कसकर पकड़ लिया था। तभी आगे से भवानी ने चिल्ला कर कहा, देख देख अपने इस मसीह को कुत्ते की मौत मरता हुआ देख। भवानी शंकर जोर जोर से हंस रहा था। वहीं शैडो कमांडोज अपनी जगह पर खड़े खोल रहे थे। उनके हाथों के नसें अपनी बंदूकों को पकड़ पकड़ कर सूज चुकी थी। उनके बॉस को उनके सामने इस तरह पीटा जा रहा था और वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तभी रणजीत ने अर्जुन के बालों को अपनी मुट्ठी में पकड़ा और उसका खून सना चेहरा ऊपर उठाया। रणजीत अर्जुन के मुंह पर थूक कर चिल्ला कर बोला, बोल साले, बोल, कौन है तू? किस गली का कुत्ता है तू जो मुंबई से यहां हमारी रियासत से भौंकने चले आया? तुझे क्या लगा कि तू एक मंत्री और महाराष्ट्र के अगले सीएम का कुछ बिगाड़ लेगा? तभी अर्जुन ने अपनी आधी खुली और खून से सनी आंखों से रणजीत को देखा। उसके सूजे हुए होठ पर अचानक एक खौफनाक शैतानी और खून से लथपथ मुस्कान तैर गई। वो हंसने लगा। अर्जुन की वो खून से हंसी देखकर रणजीत के हाथ कांप गए। उसे लगा कि ये इंसान या तो पागल है या मौत का दूसरा नाम। तभी अर्जुन ने अपनी मुंह से खून थूक कर एक ऐसी खुरदरी और खतरनाक आवाज में कहा, गले का कुत्ता। उसकी इस स्वर में हवाओं को जमा दिया। उसने चिल्लाकर कहा, जिस मंत्री की कुर्सी और पावर का तुझे इतना घमंड है ना, उस कुर्सी के चारों पिलर्स मेरे टुकड़ों पर पलते हैं। तू पूछ रहा है ना कि मैं कौन हूं? तो जा अपने उस मुख्यमंत्री से पूछ कि इस शहर का असली मालिक कौन है। वहीं मंत्री जी मंडप पर खड़े थे। उन्होंने अर्जुन की बात सुनी तो वो जोर से हंसने लगे। उन्होंने अर्जुन पर जोर से हंसकर कहा, यह लड़का पागल हो गया है मार खाकर। ये मेरे मालिक को जानता है, इसे और मारो। लेकिन मंत्री जी की वो हंसी उनके गले में अटक गई जब ट्रिंग 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 मंत्री जी के कुर्ते के जेब में रखा उनका प्राइवेट और सबसे सिक्योर हॉटलाइन फोन अचानक तेजी से बजने लगा। मंत्री जी ने अपनी जेब में फोन निकाला। जब उन्होंने फोन की स्क्रीन पर कॉलर का नाम देखा तो उनके चेहरे
का रंग ऐसे उड़ गया जैसे उन्होंने भूत देख लिया हो। रात के 2 बजे होनेवल पीएम, प्रधानमंत्री का हॉटलाइन पर फोन आना। मंत्री जी का दिल जोरों से धड़कने लगा। उन्होंने तुरंत फोन उठाया और बहुत ही इज्जत के साथ कहा, हेलो सर, प्रणाम सर। दूसरी तरफ से प्रधानमंत्री की आवाज नहीं बल्कि एक भयंकर और खौफ से कांपती हुई आवाज, उसने चिल्लाकर कहा, प्रणाम तेरे सिर में मारूंगा मंत्री। तो इस वक्त कहां है? तूने और उस जाहिल भवानी शंकर ने नासिक में क्या तमाशा खड़ा किया है? उसकी बात सुनकर मंत्री जी हक्के बक्के रह गए। उसने हकलाकर कहा, सर मैं तो नासिक में भवानी की फार्म हाउस पर हूँ। मेरे बेटे की शादी है। आज क्या हुआ सर, आप इतने गुस्से में क्यों हो? प्रधानमंत्री ने रोकर चिल्लाकर कहा, शादी? तेरी शादी की वजह से आज पूरे महाराष्ट्र के सरकार का जनाजा निकलने वाला है, बेवकूफ इंसान। अब क्या करेगा मंत्री? क्या अर्जुन को छोड़ देगा? क्या शादी होगी या नहीं? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी के साथ। दोस्तों, कहानी अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर दिया करो, एक अंगूठे का बटन दबा दिया करो और साथ में एक शेयर और एक कमेंट करके जरूर बताओ कि कैसी कहानी लगी है।